क्या आप जानते हैं कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर कभी एक ऐसे प्रोफेसर थे जिनकी वजह से नकल करने पर हजारों छात्र जेल पहुंच गए। ये कहानी है राजनाथ सिंह की, जिनके एक फैसले ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में भूचाल ला दी और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में स्थापित कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के अटूट सिद्धांतों और साहसी फैसलों की है, जिसने एक प्रोफेसर के शांत जीवन से लेकर देश के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा पदों तक का सफर तय किया। चलिए आज हम उस कहानी के पन्नों को पलटते हैं, जिसने एक शिक्षक को नकल माफिया का काल बना दिया। हर बड़ी कहानी की जड़ें अक्सर बेहद साधारण शुरुआत में होती है। राजनाथ सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक छोटे से गांव बभोरा में एक साधारण किसान परिवार में उनका जन्म। उनके पिता किसान थे और राजनाथ सिंह ने खेतों की मिट्टी और गांव के जीवन की सादगी को बहुत करीब से देखा था। शायद यही वजह थी कि उनके व्यक्तित्व में हमेशा एक तरह की जमीनी हकीकत और दृढ़ता बनी रही। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी, खासकर विज्ञान में। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर ऑफ साइंस यानी MSc की डिग्री हासिल की। उस दौर में विज्ञान में मास्टर डिग्री लेना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो मिर्जापुर के KB पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में भौतिकी के लेक्चर बन गए। सोचकर देखिए, एक नौजवान प्रोफेसर जो अपने छात्रों को ब्रह्मांड के नियम, प्रकाश की गति और ऊर्जा के सिद्धांत पढ़ा रहा है। उनके छात्र उन्हें एक सख्त लेकिन समर्पित शिक्षक के रूप में याद करते थे, जो अनुशासन और ज्ञान को सबसे ऊपर मानते थे। लेकिन उनके जीवन में अकादमिक दुनिया के साथ साथ एक और धारा भी बह रही थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की विचारधारा। बहुत कम उम्र से ही वे संघ से जुड़ गए थे, जहां उन्होंने अनुशासन, राष्ट्र सेवा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पहले पाठ सीखे। ये जुड़ाव सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। 1974 के आसपास, जब देश में राजनीतिक उथल पुथल तेज हो रही थी, उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया। और फिर आया भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय, 1975 का इमरजेंसी, जब मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। तो राजनाथ सिंह जैसे हजारों युवा इस तानाशाही के खिलाफ खड़े हो गए। अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने इमरजेंसी के दौरान लगभग 2 साल जेल में बिताए। जेल की सलाखों ने उनके शरीर को तो कैद किया, लेकिन उनके विचारों को और भी फौलादी बना दिया। यह अनुभव उनके लिए एक राजनीतिक पाठशाला साबित हुआ, जिसने उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद वो एक बदले हुए इंसान थे, एक प्रोफेसर जिसके पास अब न केवल भौतिकी के सिद्धांत थे, बल्कि लोकतंत्र और न्याय के लिए संघर्ष का व्यवहारिक अनुभव था। यही अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की नींव का सबसे मजबूत पत्थर बनने वाला था। 1980 और 90 का दशक का उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो संभावनाओं से भरा था, लेकिन कई समस्याओं से घिरा हुआ भी। इन्हीं समस्याओं में से एक ऐसी थी जो कैंसर की तरह पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रही थी। यह समस्या थी नकल। लेकिन यह सिर्फ कुछ छात्रों की परीक्षा में चुपके से पर्ची लिखने की कहानी नहीं थी। ये एक संगठित अपराध का रूप ले चुकी थी। इसे नकल माफिया का नाम दिया गया था और ये नाम बिल्कुल सटीक था। ये एक ऐसा माफिया था जिसका नेटवर्क बहुत गहरा और खतरनाक था। इसमें कोचिंग सेंटर के मालिक, स्कूल कॉलेज के प्रबंधक, भ्रष्ट शिक्षा अधिकारी, स्थानीय नेता और यहाँ तक कि पेशेवर अपराधी भी शामिल थे। उस दौर की तस्वीरें आज भी कई लोगों के जहन में ताजा है। परीक्षा केंद्र नीलाम होते थे। जिस केंद्र पर नकल कराने की सबसे अच्छी सुविधा होती थी, उसका रेट सबसे ऊंचा होता था। परीक्षा के दिन परीक्षा हॉल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। दीवारों पर चढ़कर, खिड़कियों से लटक कर लोग छात्रों तक नकल की पर्चियां, हल्की हुई उत्तर पुस्तिकाएं और किताबें पहुंचाते थे। कई बार तो ये सब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों की नाक के नीचे होता था। यह सिर्फ नकल नहीं थी, यह शिक्षा की सरेआम हत्या थी। काबिल और मेहनती छात्र पीछे रह जाते थे और पैसे व पहुंच के दम पर अयोग्य छात्र
अच्छे नंबर से पास हो जाते थे। डिग्री का कोई मूल्य नहीं रह गया था। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य दांव पर लगा था। इस व्यवस्था ने एक ऐसी सामाजिक सड़न पैदा कर दी थी जहां मेहनत का सम्मान खत्म हो रहा था और जुगाड़ बेईमानी को सफलता की कुंजी माने जाने लगा था। यह माफिया इतना ताकतवर हो चुका था कि उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। जो शिक्षक या अधिकारी ईमानदारी से परीक्षा कराने की कोशिश करता, उसे डराया धमकाया जाता, उसका तबादला करा दिया जाता या उस पर हमला भी हो जाता था। सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन ये नकल का उद्योग फलता फूलता रहा। ये एक ऐसी बीमारी बन चुकी थी जिसका इलाज किसी के पास नहीं था, या शायद कोई इलाज करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इस व्यवस्था के फायदे उठाने वाले लोग राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे। उत्तर प्रदेश की पूरी शिक्षा प्रणाली इस नकल माफिया के सामने घुटने टेक चुकी थी। प्रदेश को एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत थी जो इस कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए कड़वी और दर्दनाक सर्जरी करने का साहस रखता हो। 1991 में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। इस नई सरकार में कई नए चेहरों को मौका मिला। उन्हीं में से एक थे मिर्जापुर के भौतिकी के प्रोफेसर राजनाथ सिंह। 1977 में एमएलए चुने जाने के बाद से वो राजनीतिक में सक्रिय हो गए थे, लेकिन यह पहला मौका था जब उन्हें एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जा रही थी। उन्हें प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। यह पद किसी कांटों के ताज से कम नहीं था। जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी वो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सबसे बढ़कर नकल के कैंसर से पूरी तरह ग्रस्त था। जब एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने छात्रों को पढ़ाया था तो उन्होंने ज्ञान और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा था, लेकिन जब एक मिनिस्टर के रूप में उन्हें एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा था जहां इन दोनों ही चीज़ों का कोई मूल्य नहीं था, जब उनके सामने विभाग की फाइल्स आने लगी, जब उन्होंने ज़मीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखा तो वो हिल गए। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ कुछ छात्रों की शरारत नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध है जो प्रदेश की नींव को कमज़ोर कर रहा है। उन्होंने देखा कि कैसे नकल के ठेके उठते हैं, कैसे परीक्षा केंद्रों को बेचा जाता है और कैसे होनहार छात्रों के सपनों को कुचला जा रहा है। एक सिद्धांतवादी व्यक्ति के लिए ये सब देखना असहनीय था। उनके अंदर का शिक्षक, उनके अंदर का अनुशासित स्वयंसेवक और उनके अंदर के न्याय के लिए संघर्ष करने वाला सत्याग्रही सब जाग उठे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस सड़ी गली व्यवस्था के सामने झुकेंगे नहीं, बल्कि इसे बदलेंगे। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। कई लोगों ने उन्हें सलाह दी कि इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ ना डालें। उन्हें समझाया गया कि यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इससे छात्र और उनके माता पिता नाराज हो जाएंगे। उन्हें बताया गया कि यह व्यवस्था बहुत गहरी है और इसे बदलना असंभव है, लेकिन राजनाथ सिंह ने किसी की नहीं सुनी। उनके लिए सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं थी, ये एक नैतिक लड़ाई थी। ये सत्य और असत्य, मेहनत और बेईमानी के बीच की लड़ाई थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वो इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। वो उस कुर्सी पर सिर्फ एक और मिनिस्टर बनकर समय बिताने के लिए नहीं बैठे थे। वो एक मकसद के साथ आए थे और वो मकसद था उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नकल माफिया के चुंगल से आज़ाद कराना। जब एक बार राजनाथ सिंह ने ठान लिया कि उन्हें इस व्यवस्था को बदलना है तो वो पूरी तैयारी के साथ इस जंग में कूद पड़े। वो जानते थे कि छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। इस गहरे कैंसर को खत्म करने के लिए एक बड़ी और दर्दनाक सर्जरी की जरूरत थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसे कानून का मसौदा तैयार करना शुरू किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं बना था। इसका नाम था उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 1992, या जिसे आम भाषा में नकल विरोधी कानून एंटी कॉपिंग एक्ट कहा गया। ये कोई साधारण कानून नहीं था। ये नकल माफिया के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी थी। इस कानून के प्रावधान इतने सख्त थे कि इसे पढ़ते ही बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के पसीने छूट गए। इस कानून की सबसे बड़ी और सबसे क्रांतिकारी बात यह थी कि इसने नकल करने को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध बना दिया था। इसका मतलब था कि अगर कोई छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता तो पुलिस उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी और उसे कोर्ट से आसानी से जमानत भी नहीं मिलती। कानून में नकल करने वाले छात्रों के लिए जेल की सजा का भी प्रावधान था। इतना ही नहीं, जो लोग नकल कराने में मदद करते थे, चाहे वो शिक्षक हो
अभिभावक हो या कोई बाहरी व्यक्ति, उनके लिए भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया था। ये कानून हर इस रास्ते को बंद कर रहा था जहां से नकल का जिन बाहर आ सकता था। जब इस कानून का मसौदा कैबिनेट की बैठक में रखा गया तो वहां सन्नाटा पसर गया। कई मंत्रियों और नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। उनकी दलील थी कि यह कानून बहुत ज्यादा कठोर है, यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, एक गलती के लिए उन्हें अपराधी बना देना ठीक नहीं है। उन्होंने राजनीतिक नुकसान की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि इससे युवा वर्ग पार्टी से नाराज हो जाएगा और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये एक ऐसा कदम था जो राजनीतिक रूप से आत्मघाती लग रहा था, लेकिन राजनाथ सिंह अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कैबिनेट में तर्क दिया, अगर आज हमने ये कड़वी दवा नहीं पिलाई तो ये बीमारी हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी। हमें ये तय करना है कि हमें कुछ लाख छात्रों का भविष्य बनाना है या कुछ लाख वोट बचाने हैं। उनका मानना था कि एक पीढ़ी को बचाने का मिशन है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने राजनाथ सिंह के तर्कों और उनके निष्ठा पर भरोसा किया और इस ऐतिहासिक अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी। ये राजनाथ सिंह की पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रशासक हैं जिनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता दोनों है। यह अध्यादेश सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं था, यह नकल माफिया के ताबूत में ठोकी गई पहली कील थी। राजनाथ सिंह अब नकल माफिया के काल के रूप में जाने जाने वाले थे और यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके साथ ही उन्होंने पाठ्यक्रम में वैदिक मैथमेटिक्स को शामिल करने और इतिहास की पुस्तकों में सुधार करने जैसे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। कानून बन चुका था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होनी थी। 1992 की बोर्ड परीक्षाओं का समय आया। पूरे प्रदेश में एक अजीब सा माहौल था। एक तरफ सरकार की सख्ती थी तो दूसरी तरफ नकल माफिया की आखिरी कोशिशें। परीक्षा केंद्रों पर पहले की तरह भीड़ नहीं थी, बल्कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती थी। और फिर जो हुआ वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे ही परीक्षाएं शुरू हुई, नकल करते हुए पकड़े जाने पर छात्रों की गिरफ्तारी की खबरें आने लगी। एक एक करके सैकड़ों और फिर हजारों छात्रों को परीक्षा हॉल से सीधे पुलिस स्टेशन और जेल्स में भेजा जाने लगा। ये एक अभूतपूर्व दृश्य था। जो छात्र कल तक परीक्षा को एक मजाक समझते थे, वो आज सलाखों के पीछे थे। जब परिणाम आए तो वो और भी चौंकाने वाले थे। उस साल हाई स्कूल 10वीं का पास परसेंटेज गिरकर केवल 14.7% पर आ गया और इंटरमीडिएट 12वीं का रिजल्ट 13.3% रहा। यह नतीजा एक आईने की तरह था, जो दिखा रहा था कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की असलियत क्या थी। दशकों से जो सड़ान अंदर ही अंदर पनप रही थी, वो अब सबके सामने थी। इस परिणाम के बाद पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया। छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। धरने, प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हो गए। विपक्षी दलों ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया। उन्होंने सरकार पर छात्र विरोधी होने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह को खलनायक के रूप में पेश किया जाने लगा। मीडिया में उनकी तीखी आलोचना हुई। ये राजनाथ सिंह के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन दौर था। उन पर हर तरफ से दबाव था। अपनी ही पार्टी के भीतर कुछ लोग कहने लगे थे कि यह फैसला गलत था और इसे वापस ले लेना चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह हिमालय की तरह अडिग रहे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रदेश के नौजवानों की पीठ पर नकल की मुहर लगे। मैं चाहता हूं कि जब वो कहीं जाएं तो लोग कहें कि ये उत्तर प्रदेश का छात्र है जो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर पास हुआ है। वो जानते थे कि ये एक कड़वा फैसला है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये प्रदेश के भविष्य के लिए जरूरी है। उन्होंने आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। इस एक घटना ने राजनाथ सिंह की एक ऐसी छवि गढ़ दी जो आज तक उनके साथ है। एक सख्त, अनुशासित और परिणाम की परवाह किए बिना सही काम करने वाला नेता। भले ही उस समय उनकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन लंबे समय में इस कदम ने उत्तर प्रदेश में परीक्षा की पवित्रता को फिर से स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नकल विरोधी कानून एक दोधारी तलवार साबित हुआ। तत्कालिक रूप से इसने सरकार को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया और 1993 में भाजपा की सरकार चली गई। नई सरकार ने आते ही इस कानून को रद्द कर दिया, लेकिन तब तक राजनाथ सिंह अपना काम कर चुके थे। उन्होंने एक ऐसी बहस छेड़ दी थी जो अब रुकने वाली नहीं थी।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस एक साहसिक कदम ने उनके एक ऐसी छवि बना दी थी जो किसी भी राजनीतिक हार जीत से कहीं बड़ी थी। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो सत्ता में रहने के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, एक ऐसा प्रशासक जो कठिन और अलोकप्रिय फैसले लेने से नहीं डरता, अगर वो देश या प्रदेश के हित में हो। यह साख आग में तप कर निकले हुए सोने की तरह थी, इसकी चमक वक्त के साथ और बढ़ती गई। इसके बाद राजनाथ सिंह का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। वो 1994 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 1999 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्हें सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इसी कार्यकाल में उन्होंने वाजपेयी जी के सपनों की परियोजना नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत में सड़कों का जाल बिछा दिया। साल 2000 में वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। 2003 में वो फिर से केंद्र में लौटे और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में उन्होंने किसान कॉल सेंटर और फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम जैसी पहल की, जो आज भी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। पार्टी संगठन में भी उनका कद लगातार बढ़ता गया। वो 2 बार 2005 में और फिर 2013 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बने। 2013 में प्रेसिडेंट के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। ये वो समय था जब पार्टी में प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार को लेकर मंथन चल रहा था। कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद राजनाथ सिंह ने दृढ़ता से नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन किया और उसे पारित कराया। यह फैसला भारतीय राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। हर भूमिका में, चाहे वो प्रदेश में हो या केंद्र में, उनकी वही छवि काम आई जो 1992 में बनी थी, एक दृढ़, ईमानदार और दूरदर्शी नेता। उनका सफर यह साबित कर रहा था कि राजनीति में तात्कालिक लाभ के लिए लिए गए फैसलों की उम्र कम होती है, लेकिन सिद्धांतों पर टिककर लिए गए फैसलों की गूंज दशकों तक सुनाई देती है। राजनाथ सिंह के इस साहसिक कदम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या नेताओं को ऐसे कठोर फैसले लेने चाहिए, भले ही वो अलोकप्रिय हों? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और भारत के ऐसे ही और प्रेरक नेताओं और उनकी अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2014 में भारतीय राजनीति ने एक नई करवट ली और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इस सरकार में राजनाथ सिंह का कद और भी बढ़ गया। उन्हें देश के होम मिनिस्ट्री का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जहां देश की आंतरिक सुरक्षा की पूरी बागडोर उनके हाथ में थी। होम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपनी वही निर्णायक और सख्त प्रशासक की छवि को कायम रखा। उनके कार्यकाल में देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। उन्होंने अर्धसैनिक बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। शहीदों के परिवारों की मदद के लिए भारत के वीर ऐप की शुरुआत की, जो उनकी संवेदनशील और राष्ट्र प्रथम सोच का प्रमाण है। 2019 में जब सरकार और भी बड़े बहुमत के साथ वापस आई तो राजनाथ सिंह को एक नई और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका दी गई, भारत के डिफेंस मिनिस्टर की। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे उनके कद में कमी के रूप में देखने की कोशिश की, लेकिन राजनाथ सिंह ने इन अफवाहों को नजरअंदाज किया और अपने काम से यह साबित कर दिया कि पद कोई भी हो, राष्ट्र सेवा का उनका जज्बा कम नहीं होता। डिफेंस मिनिस्टर के रूप में उनका सबसे बड़ा फोकस आत्मनिर्भर भारत पर रहा। उन्होंने उस प्रोफेसर की तरह काम किया जो जानता है कि देश को असल में मजबूत बनाने के लिए दूसरों पर निर्भरता खत्म करनी होगी। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को एक मिशन बनाया। उनके नेतृत्व में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर हाल के वर्षों में 1.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने सेना के मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया, अग्निवीर योजना जैसा बड़ा और परिवर्तनकारी सुधार लागू किया। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नेवी में कमीशन किया गया। राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को बेड़े में शामिल किया गया। हाल के वर्षों में भारत ने अपने स्वदेशी मिसाइल्स, ड्रोन्स और आर्टिलरी की ताकत का प्रदर्शन कर दुश्मनों को एक स्पष्ट संदेश दिया। ये वही राजनाथ सिंह थे जिन्होंने कभी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक अध्यादेश का अस्त्र चलाया था, और आज वो देश की रक्षा के लिए असली अस्त्रों को आत्मनिर्भर बना रहे थे। राजनाथ सिंह की यात्रा एक असाधारण कहानी है।
ये कहानी वाराणसी के एक किसान के बेटे की है जो भौतिकी का प्रोफेसर बना। ये कहानी एक शिक्षा मंत्री की है जिसने वोटों की परवाह किए बिना एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बचाने के लिए नकल माफिया से सीधे टक्कर ली। ये कहानी एक ऐसे नेता की है जिसने प्रदेश की राजनीति से लेकर देश के होम मिनिस्टर और फिर डिफेंस मिनिस्टर तक के सफर में हमेशा अपने सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सही काम करने के लिए अलोकप्रिय होने का साहस रखना पड़ता है। ये बताती है कि दूरगामी परिणाम अक्सर तत्कालिक आलोचना के बाद ही मिलते हैं। एक प्रोफेसर जिसने कभी ब्लैक बोर्ड पर फिजिक्स के नियम समझाए थे, आज दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसीज में एक की सुरक्षा के नियम लिख रहे हैं। राजनाथ सिंह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये सिद्धांत, साहस और सेवा के उस विचार की विजय की कहानी है जो हर सच्चे राष्ट्र निर्माता की पहचान होती है।